बांग्लादेश क्राइसिस को समझने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को समझना होगा। पहला फैक्टर है बांग्लादेश की हिस्ट्री, दूसरा है बांग्लादेश में मिलिट्री रूल, और तीसरा है बांग्लादेश में जो आज के डेट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये तीन चीजें। इसके अलावा जो चौथी चीज है वो है शेख हसीना का राइज एंड फॉल। सो ये चार पैरामीटर सब एक दूसरे से मिक्सड अप है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके इन चारों को साथ में क्लब्ड करके समझना पड़ेगा, तभी जा करके आपको पूरा बांग्लादेश की क्राइसिस एकदम डिटेल में समझ में आएगी। बांग्लादेश क्राइसिस की शुरुआत कब होती है? 1970 में। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश का पुराना नाम 1971 से पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। 1970 से इस क्राइसिस की शुरुआत को ट्रेस क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे रीजन है 1970 का जनरल इलेक्शन ऑफ द पाकिस्तान। 1970 में जनरल इलेक्शन कराया गया पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में टोटल 300 सीट है। अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करें, वहां पे यानी जो आज बांग्लादेश है, टोटल सीट कितनी है? ईस्ट पाकिस्तान में कितनी थी उस समय? 162। और अगर हम वेस्ट पाकिस्तान जो आज के डेट में पाकिस्तान है, उसमें कितनी सीट थी? 138। क्लियर? सो कुल मिलाकर के 138 प्लस 162 300 हो जाता है। सो बांग्लादेश की जो नेशनल इलेक्शन होती है, जनरल इलेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो 300 सीट पे इलेक्शन करवाने का फैसला पहली बार वहां पे लिया गया। कब? 1970 में। 1970 से पहले मिलिट्री रूल लगा हुआ था, मार्शल लॉ इम्पोज था, और ये डिसाइड किया गया कि हम जनरल इलेक्शन करवाएंगे 1970 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। बट इसी दौरान एक दूसरी चीज भी चल रही थी, वो थी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान टू द ईस्ट पाकिस्तान। दे आर बेसिकली जो हमारे आज के डेट में पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान, वो ईस्ट पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। कैसे एक्सप्लॉयटेशन? कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर? इसका एग्जांपल है भैया उर्दू लैंग्वेज को ईस्ट पाकिस्तान में भी इम्पोज कर देना, जहां पे 10% से भी कम आबादी ऐसी थी जो उर्दू बोलती थी, और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर 90% ऑफ आबादी, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, उनकी भाषा क्या थी? बंगाली। बट कंपलसरी इम्पोजिशन ऑफ 1948 में ही उर्दू भाषा डिक्लेयर कर दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, और तब से लेकर के ये इम्पोजिशन को लागू करने का काम किया जा रहा था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, और ये अंडरवे था। तो एक ऑलरेडी प्रॉब्लम और एक ऑलरेडी रिटेलिएशन स्टार्टेड थी ईस्ट पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश से आज 1970 का इलेक्शन के समय एक दूसरी प्रॉब्लम और थी, दैट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। वेस्ट पाकिस्तान फ्लरिश कर रहा था, क्योंकि आप शहरों के नाम देखोगे तो लाहौर, इस्लामाबाद, ये सब शहर बहुत फ्लरिश कर रहे थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देखा जा रहा था। जितना भी इन्वेस्टमेंट करी जा रही थी वो कहाँ पे करी जा रही थी? वेस्ट पाकिस्तान में। और ईस्ट पाकिस्तान में किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां की मिलिट्री को सपोर्ट नहीं कर रही थी। कौन? ईस्ट पाकिस्तान। यही सब क्राइसिस के बीच में 1970 का इलेक्शन कराया जाता है। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान को लीड कर रहे थे एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था अवामी लीग, फॉर्म्ड बाय मोहम्मद मुजीबुर रहमान हायाना, जिसे आज के डेट में बंगबंधु कहा जाता है। सो मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग का गठन किया और 1970 के जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और सरप्राइजिंगली 162 सीट में, 162 सीट में 160 सीट पे जीत हासिल किसने की? ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने। और अगर हम इधर बात करें तो इधर में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी जो लड़ रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी जुल्फिकार अली भुट्टो की, उन्होंने इलेक्शन में जीता 89 सीट। सो कुल मिलाकर के आप देखोगे, अगर मेजोरिटी यानी जो 151 का मार्क होती है 300 में, वो ऑलरेडी किसने जीत लिया था? अवामी लीग ने। तो कायदे से 1970 के बाद बांग्लादेश पूरे पाकिस्तान की सरकार किस पार्टी की बननी चाहिए थी? अवामी लीग। लेकिन उस समय के मेजर जनरल हुआ करते थे अहिया खान, जिन्होंने उस इलेक्शन को पूरी तरह से इलेक्शन रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया और वापस मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। इस चीज के खिलाफ एक रिटेलिएशन देखने को मिला, किसके द्वारा? मुजीबुर रहमान के द्वारा। उन्होंने ऑल आउट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, सभी बांग्लादेशी और बांग्ला बोलने वाले लोगों को एकजुट किया और पाकिस्तान यानी वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट रेवोल्यूशन की घोषणा कर दी। इसी ऑल आउट रेवोल्यूशन की घोषणा को क्रश करने के लिए जनरल यहिया खान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, दैट ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन सर्चलाइट। और इस सर्चलाइट ऑपरेशन का जो फाइनल आउटकम निकला वो बहुत ही भयावह था। 3 लाख से ज्यादा लोग ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मारे गए, प्लस 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग ईस्ट पाकिस्तान के अंदर माइग्रेट करके इंडिया आ गए। सो ये इंटरनल माइग्रेशन, और जो 1 करोड़ आबादी में बोल रहा हूँ, वो बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान का 50% ऑफ आबादी था उस टाइम पे। सो मतलब आधे से ज्यादा आबादी इंटरनली माइग्रेट हो गई, या तो वो इंडिया आ गई या आसपास के कंट्रीज में चली गई। और इंडिया में जब 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशियों का इनफिल्ट्रेशन हुआ इस क्राइसिस की वजह से, तभी इंडिया ने इंटरवीन करना समझा। पाकिस्तान से अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने के लिए जो मूवमेंट शुरू की गई थी मुजीबुर रहमान के द्वारा, उस मूवमेंट का सपोर्ट किसने किया? इंडिया, और इंडिया की इंदिरा गांधी ने। फाइनली आउटकम क्या निकला? बांग्लादेश लिबरेशन वॉर।
बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 के बाद बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया गया, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर दी थी इंडियन आर्मी के सामने। बांग्लादेश को क्रिएट करने के बाद सरकार बनी। सरकार किसकी बनेगी? ऑब्वियस सी बात है, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो सरकार किसकी बनी? जो उस भारत देश को आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और आज़ादी में लड़ रहे थे उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस। सिमिलरली बांग्लादेश की लिबरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कौन कर रही थी? आवामी लीग। तो जाहिर सी बात है 1971 के बाद यानी 1972 से जो सरकार बनेगी बांग्लादेश के अंदर, वो किस पार्टी की बनेगी? आवामी लीग। और सरकार बनी आवामी लीग की 1972 में। 3 साल तक ये सरकार चलती है आराम से। सारा चीज एक नए कंट्री में जो भी चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, संविधान लिखना, नए कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन उसी समय एक और चीज भी हो रही थी, बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री का राइज होना। जब बांग्लादेश ने अपने देश के लिए एक मिलिट्री का गठन किया, आर्मी का गठन करना शुरू किया, तो उस समय आर्मी में जो भी जवान थे वो जवान कोई और नहीं थे। जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो रहा था और मुजीबुर रहमान के द्वारा उसमें लड़ रहे सिपाही थे, और उनकी रिवॉल्यूशन के समय जो सिपाही लड़ रहे थे उन्होंने अपनी एक सेना का गठन किया था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। सो मुक्ति वाहिनी के मेंबर्स, जब बांग्लादेश आजाद होकर के एक सेपरेट कंट्री बना तो मुक्ति वाहिनी में जितने भी मेंबर्स थे उन लोगों को आर्मी में ऑटोमेटिकली शामिल कर लिया गया। और आर्मी में शामिल करने के बाद कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई। पहली डेवलपमेंट ये थी कि जब ये आर्मी को एम्प्लॉय किया गया तो यहाँ पे 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर्मी के अंदर भी या डिफेंस फोर्सेस के अंदर बढ़ गई। एक वो लोग जो 1971 के लिबरेशन वॉर में मुजीबुर रहमान का साथ दे रहे थे, और एक वो लोग जो किसी तरीके का साथ नहीं दे रहे थे, बस साथ खड़े थे। मतलब कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया बांग्लादेश के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, तो उस टाइम पे जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, वो एक धड़ा आर्मी के अंदर था, और एक दूसरा जो नए एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आर्मी के अंदर आए थे, जो उस लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, शांति से अपने घर के दरवाजे में बंद होकर के बैठे पड़े थे। और यही कैटेगरी 1975 में मुजीबुर रहमान के मौत का कारण बनता है। आर्मी के अंदर 2 फैक्शन थे। एक फैक्शन आपको बता दिया जो मुजीबुर रहमान के साथ थे, और एक दूसरा फैक्शन जो किसी के साथ नहीं थे। सो टेक्निकली आर्मी के ही साथ थे। सो यही एक मौका मिला कि आर्मी के जनरल्स को कि हम किसी तरीके से ओवरथ्रो कर दे सरकार को और आर्मी रूल यानी मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश कर दे। कुछ ऐसे ही सिपाही थे जो मुजीबुर रहमान के खिलाफ थे, उन्होंने मुजीबुर रहमान का 1975 में उनकी हत्या कर दी। 1975 में मुजीबुर रहमान और उनके 3 बेटे, इन सबको, उनकी पूरी फैमिली को असैसिनेट कर दिया उनके घर पे। सिर्फ 2 लोग बच गए थे, जिसमें से एक का नाम था शेख हसीना और दूसरे का नाम था शेख रिहाना। ये दोनों बाहर में जाकर के पढ़ रहे थे, बांग्लादेश में नहीं थे, तो ये लोग बच गए। इस इंसिडेंट के बाद शेख हसीना ने एसाइलम ले लिया, कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। और जर्मनी के बाद वो वापस लौट करके बांग्लादेश आती है। कब? बांग्लादेश 1981 में। 1981 से पहले उन्होंने बांग्लादेश जाने से पहले इंडिया में एसाइलम लिया था, और आज जो एसाइलम उनको दिया जा रहा है इंडिया में कुछ समय के लिए, फॉर अ टेम्पररी पीरियड, क्योंकि इसके बाद वो इंग्लैंड शिफ्ट करेगी। तो इस टेम्पररी पीरियड का जो एसाइलम है वो शेख हसीना की जिंदगी में भारत के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा एसाइलम है। एक 1981 से पहले, जब 1981 में वो बांग्लादेश गई, उससे पहले इंडिया ने एसाइलम दिया था, और दूसरी बार 2024 में जब वो भाग करके इंडिया आई है। बैकग्राउंड अगर आपको समझ में आ गया कि ये बैकग्राउंड है, तो अब इस कहानी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट डिवाइड करेंगे जब मुजीबुर रहमान की सरकार बनी 1972 में, तब उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया रिजर्वेशन का। 1972 में बांग्लादेश के अंदर जितने भी आर्मी के लोग हैं और सोल्जर्स को जो उस 1971 वॉर में पार्टिसिपेट किए थे ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने के लिए 30% का आरक्षण प्रोवाइड कर दिया था। कितना परसेंट? 30%। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश उन्हीं के हेल्प की वजह से बना था। तो ये काफी ज्यादा जरूरी था कि उन लोगों को रोजगार में आरक्षण प्रोवाइड किया जाए जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। इसके अलावा 10% रिजर्व सीट जो है बांग्लादेश की महिलाओं के लिए है, टोटल 40% हो गया। 10% बांग्लादेश के अंदर उन सभी जिलों के लिए है जो जिला काफी बैकवर्ड है, यानी बैकवर्ड जिले से आने वाले व्यक्ति के लिए 10% का रिजर्वेशन और दिया गया। तो टोटल रिजर्वेशन अभी तक कितना हो गया? 50%। इसके अलावा 5% रिजर्वेशन दिया गया एथनिक माइनॉरिटीज को, मतलब बांग्लादेश के अंदर जो एथनिक रूप से, सामुदायिक रूप से माइनॉरिटी है, उनको कितना रिजर्वेशन दिया गया? 5%। और 1% रिजर्वेशन दिया गया फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, जो बाद में इसी 1% में शामिल किया गया ट्रांसजेंडर को भी। समस्या उस समय बढ़ गई इस रिजर्वेशन कोटा में जब 1997 में एक डिसीजन लिया गया, और वो डिसीजन था कि सोल्जर्स, उनके बच्चों को भी ये रिजर्वेशन एक्सटेंड किया जाएगा। 1997 में ये फैसला लिया गया, और वहां से शुरू हुआ डिस्कंटेंट।
कि भाई सोल्जर्स का समझ में आता है, लेकिन सोल्जर्स के बच्चों को रिजर्वेशन, उसने ऐसा क्या किया था जो उनके बच्चों को ये 30% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और उसी समय से इस रिजर्वेशन के खिलाफ एक विद्रोह बाकी लोगों, जनरल कम्युनिटीज के थ्रू स्टार्ट होना शुरू हो गया। और ये रिजर्वेशन का प्रॉब्लम बढ़ गया 2010 में जाकर के, जब शेख हसीना गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि इस रिजर्वेशन को सोल्जर्स, उनके बेटे और उनके पोतों को भी एक्सटेंड किया जाएगा, यानी ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी एक्सटेंड किया जाएगा। तब वहां के लोगों ने बोला भैया कि ये क्या बात है, वहां तक सोल्जर्स तक समझ में आता है, बेटे तक भी चलो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन उनके पोतों को ये रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। अब बांग्लादेश में प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिकली बांग्लादेश काफी पुअर रहा है और काफी टाइम तक धीरे धीरे करके वो अपना इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने की कैटेगरी में है। अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 4-4 लाख लोग फॉर्म भरते हैं एक वहां की सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, जिसके लिए 2500 के आसपास, 3000 के आसपास सीट रिजर्व होती है। मतलब 300 सीट, 3000 सीट के लिए, 2500 सीट के लिए 4 लाख से भी ज्यादा बांग्लादेश में फॉर्म्स भरते हैं। अब 4 लाख का नंबर बोलोगे कि सर ये तो इंडिया में भी 9 लाख लोग फॉर्म भरते हैं यूपीएससी के लिए। तो इंडिया की आबादी और बांग्लादेश की आबादी में फर्क है। इंडिया की आबादी 125 करोड़, 130 करोड़ से भी ऊपर है, उसमें 9 लाख बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन बांग्लादेश की आबादी के लिए 4 लाख का नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट। रिजर्वेशन देने से दूसरी प्रॉब्लम कहां आई, क्योंकि ये रिजर्वेशन जो दिया जा रहा था वो किसी भी तरीके से लॉजिकल रिजर्वेशन नहीं था, सिर्फ इस आधार पे है जिन लोगों ने 1971 के लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया। प्लस इस प्रॉब्लम के अलावा दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि आखिर कितने परसेंट टोटल आबादी का सोल्जर है। तो बांग्लादेश के अंदर जिसे मुक्ति जत्था बोला जाता है, कितना है 0.13% ओनली। अब आप खुद सोचोगे कि 0.13% आबादी को 30% का आरक्षण दिया जा रहा है। भारत के अंदर जितने परसेंट पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के आधार पे हम रिजर्वेशन उतना ही परसेंट देते हैं। 50% से भी ज्यादा ओबीसी है, लेकिन रिजर्वेशन हम कितने परसेंट को देते हैं, मात्र 27% को देते हैं। लेकिन बांग्लादेश में मात्र 0.13% ऑफ द पॉपुलेशन सोल्जर्स हैं, और उन सोल्जर्स और उनके बच्चों और उनके बच्चों को भी ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो भी कितना परसेंट, 30%। सो वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान हैं, उनकी ये मांग थी कि बांग्लादेश की रिजर्वेशन पॉलिसी में रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म का मतलब उनका ये डिमांड था कि जो एथनिक माइनॉरिटीज को 5% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो 1% का रिजर्वेशन फिजिकली हैंडीकैप को दिया जा रहा है, और जो डिस्ट्रिक्ट में जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनको दिया जा रहा है, इसको छोड़कर किसी भी व्यक्ति को रिजर्वेशन, किसी भी कैटेगरी ऑफ लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर देना भी है तो चलो आप वुमेन को रिजर्वेशन दे दो, मगर इसके अलावा ये जो सोल्जर्स का रिजर्वेशन है उसको खारिज किया जाए। ये उनकी डिमांड 2010 के बाद से ही लगातार रही है। एक रिजर्वेशन का प्रॉब्लम आप समझ गए। दूसरा, साइडलाइन में हम बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री रूल की। 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, तो वहां पे मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश किया गया। किसके द्वारा? सैयद फारूकी रहमान के द्वारा, जो उस समय मिलिट्री जनरल हुआ करते थे। ये मिलिट्री रूल ज्यादा समय के लिए सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि ये मिलिट्री रूल इंपोज किया जाता है जून के मंथ में, और नवंबर आते आते 3 नवंबर को एक और मिलिट्री कू होती है। पहली मिलिट्री कू बांग्लादेश में 1975 में हुई जून में, दूसरी मिलिट्री कू होती है नवंबर 3 को 1975 में। खालिद मुशर्रफ नाम के व्यक्ति ये कू करते हैं और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनते हैं। बट ये प्रेसिडेंटशिप सिर्फ 4 दिनों के लिए ही लागू होती है, क्योंकि 4 दिनों के बाद लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन के द्वारा एक और मिलिट्री कू करी जाती है और खालिद मुशर्रफ को मार दिया जाता है। और उसके बाद जो नेता बनते हैं, जो वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज जियाउर रहमान। जियाउर रहमान वही व्यक्ति हैं जो 1975 के नवंबर में सत्ता पे सुशोभित होते हैं, सत्ता संभालते हैं, और 1978 3 साल के बाद 1978 में एक पार्टी का गठन करते हैं। दैट पार्टी इज नोन एज बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, BNP। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 1978 से लेकर के 1981 तक रूल करती है। 1981 में पार्टी बना करके इलेक्शन होती है, और इलेक्शन कंडक्ट करा करके जियाउर रहमान प्रेसिडेंट बन करके 1981 तक रूल करते हैं। और इसके बाद एक और मिलिट्री कू होती है, और उस समय अब्दुस सत्तार नाम के व्यक्ति को कुछ समय के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ये जो मिलिट्री कू थी, वो चौथी मिलिट्री कू थी बांग्लादेश के इतिहास में। 1981 में अब्दुस सत्तार को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, एंड देन 1982 में इस मिलिट्री रूल को भी ओवरथ्रो कर दिया जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा। उनका नाम था मोहम्मद हुसैन इरशाद के द्वारा इस्टेब्लिश करी जाती है मिलिट्री रूल। कब? 1982 में। और उस समय से लेकर 1982 से लेकर के 1990 तक 8 सालों तक किसका शासन रहता है बांग्लादेश के अंदर? जनरल इरशाद का। इरशाद भी अपनी एक पार्टी फॉर्म करते हैं, और पार्टी के थ्रू
4 साल तक वो मिलिट्री रूलर की तरह एक्ट करते हैं और 4 सालों के बाद यानी 1986 से लेकर के 1990 तक वो इलेक्शन कंडक्ट करवा के प्रेसिडेंट बनते हैं जनजातीय पार्टी गठन करके। जनजातीय पार्टी, उनकी पार्टी का नाम था मोहम्मद हुसैन इरशाद। 1990 तक ये कहानी चलते रहती है और उसके बाद मोहम्मद इरशाद के रूल को ओवरथ्रो कर दिया जाता है जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स हुआ करते थे उन पॉलिटिशियन के द्वारा, और एक बार फिर बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को बहाल करी जाती है। कब? 1991 में। और 1996 आते आते शेख हसीना 1981 में जो बांग्लादेश गई थी, आवामी लीग को संभाल रही थी, 1996 आते आते वो काफी हद तक पॉलिटिकली एक्टिव हो चुकी थी और 1996 के इलेक्शन में उनको जीत मिलती है और वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनती है बांग्लादेश की 1996 से लेकर के 2001 तक। 1996 से लेकर 2001 तक शेख हसीना का शासनकाल रहता है, आराम से वो अपना पहला टर्म पूरा करती है। उसके बाद भैया 2001 से लेकर के 2006 तक कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, 2 पार्टी की, जमाते इस्लामी और बीएनपी की। 5 सालों का सरकार चलता है और जैसे वो सरकार एंड होता है और इलेक्शन स्टार्ट होने वाला होता है, अगेन एक मिलिट्री कू स्टार्ट होती है। 2006 से लेकर के 2008 का समय ऐसा रहता है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश्ड रहती है। 2008 में जनरल इलेक्शन कराया जाता है, का रिजल्ट आने पे एक बार फिर से अवामी लीग को वोट मिलती है और अवामी लीग यानी शेख हसीना एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनती है बांग्लादेश की। और उस समय से लेकर के 2024 तक 4 कंसेक्यूटिव टर्म यानी 20 सालों से शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के रूप में सुशोभित है। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। ये दोनों चीजें चल रही हैं, आर्मी रूल क्यों इस्टेब्लिश कर रहा है और क्यों आर्मी को ही दूसरी आर्मी ओवरथ्रो कर रही है, इसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया। एक, क्योंकि आर्मी 2 धड़ों में डिवाइडेड है। एक वो लोग जो सोल्जर्स हैं या उनके बच्चे हैं, और एक वो लोग जो 1971 के लिबरेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे और उनके बच्चे हैं। तो आर्मी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसलिए आप देख रहे हो कि एक मिलिट्री कू के बाद डेमोक्रेसी आ रही है। पाकिस्तान आप चेक करो, पाकिस्तान में एक मिलिट्री रूल के बाद डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही है, फिर मिलिट्री रूल आ रही है, फिर डेमोक्रेसी आ रही है, फिर मिलिट्री रूल। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में एक मिलिट्री रूल को ओवरथ्रो कर दिया जा रहा है दूसरे मिलिट्री रूलर के द्वारा, फिर उस मिलिट्री रूलर को ओवरथ्रो कर दिया जा रहा है दूसरे मिलिट्री रूलर के द्वारा, एक दूसरा मिलिट्री कू करके। और इस तरीके से बांग्लादेश के अंदर 5 से 6 मिलिट्री कू आए। अब खुद एक समझ में आती है बात कि एक मिलिट्री रूलर को क्यों दूसरा मिलिट्री रूलर ओवरथ्रो कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे धड़ा से बिलोंग करता है जो अवामी लीग को सपोर्ट करता है, और एक है जो अवामी लीग को सपोर्ट नहीं करता है। और ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ये भी समझ में आएगा कि शेख हसीना का डाउनफॉल क्यों हुआ है। अब आते हैं शेख हसीना के राइज और फॉल पे। शेख हसीना पहली बार इलेक्शन जीती 1996 में, 2001 तक रही, फिर हारी, फिर उसके बाद 2009 में वो प्राइम मिनिस्टर बनती है और 20 सालों तक वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर मेंटेन होकर के रहती है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म जीतती है विथ अ मेजोरिटी। शेख हसीना की जो पॉलिसीज थी वो इतनी प्रॉब्लमेटिक थी, तो पूरी उनकी पॉलिटिकल लाइफ थी या पॉलिटिकल रूल था उसके खिलाफ चली गई। पहला प्रॉब्लम रिजर्वेशन से ही शुरुआत करते हैं। रिजर्वेशन जब ये एक्सटेंड किया गया सोल्जर्स के बच्चों को और उनके भी बच्चों को, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है इस पूरे रिजर्वेशन कोटा की बांग्लादेश के अंदर। जब से ये रिजर्वेशन कोटा लागू हुआ, चाहे शेख मुजीबुर रहमान के समय से या अवामी लीग के समय से, तब से ये एलिगेशंस लगाए गए कि सोल्जर्स का जो सर्टिफिकेट है वो इलीगल तरीके से सोल्जर्स को दिया जा रहा है, जिससे उनके बच्चे को नौकरियां मिल सके, आर्मी के अंदर वो आ सके। और ऐसा करने के पीछे ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि शेख हसीना अपना एक काडर बना रही थी, क्योंकि उसको डिक्टेटर बन करके बांग्लादेश को रूल करना था। सो अपना मिलिट्री के अंदर भी एक बहुत बड़ा कैडर तैयार कर रही थी, मिलिट्री के अंदर बहुत बड़ा कैडर तैयार कर रही थी। किस चीज के अंदर? सरकारी अफसरों के अंदर बहुत बड़ा कैडर कर रही थी, सिविल सर्वेंट्स के अंदर, जो उनके इशारों पे नाचे। और ऐसा करते करते स्थिति 2024 में ऐसी आ गई, रिजर्वेशन का कोटा को लेकर के एक याचिका दायर होती है 2018 में कि ये जो रिजर्वेशन दी जा रही है वो असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? उसको लेकर के आधार ये बनाया गया क्योंकि बांग्लादेश के संविधान में सिर्फ ये मेंशन किया गया था कि सोल्जर्स को ही आरक्षण 30% का दिया जाएगा, लेकिन 1997 में जो इसको उनके बच्चों को और 2000 में जो उनके भी बच्चों को यानी पोते को एक्सटेंड किया गया है, ये संविधान में संशोधन करके नहीं किया गया है, ये एक लॉ ला करके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला करके किया गया है। इस चीज को चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट में केस गया। हाईकोर्ट में उस याचिका पे सुनवाई करने के दौरान, सुनवाई करने के लिए क्या किया, उस याचिका को ही खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। जब याचिका को खारिज कर दिया गया
तो उस समय शेख हसीना ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला। क्यों? क्योंकि जनता को खुश करने के लिए, क्योंकि जनता ये डिमांड कर रही थी कि हाईकोर्ट ने बिना किसी चीज को कंसीडर किए हुए रिजर्वेशन के खिलाफ जो याचिका दायर हुई है उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। केस चला भी नहीं और याचिका को ही रिजेक्ट कर दिया। उसके खिलाफ पहली बार प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स ने करना शुरू किया। उस प्रोटेस्ट को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए शेख हसीना ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला और 30% का जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको पूरी तरह से खत्म कर देती है इन वन गो। जनता खुश, प्रोटेस्टर खुश, उनकी जो डिमांड थी वो सब चीजें फुलफिल्ड हो गई। 2018 से लेकर के 2020 का समय आ गया। 2020 में अगेन एक प्रॉब्लम हुई। अब ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लग गई कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैसे संविधान में दिए जाने वाले आरक्षण को निरस्त कर सकता है। और फिर जब ये 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी हाई कमीशन के अंदर जब ये पिटीशन दायर हुई तो वहां से एक बार फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गया 2020 के समय। और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे चलते 2024 में पहुंच गया जून के महीने में, जब 5 जून को ये फैसला लिया गया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर शेख हसीना का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और 30% का आरक्षण फिर से हाईकोर्ट क्या करती है, वापस ले आती है। अगेन जब ये वापस आ जाती है तो फिर से प्रोटेस्टर्स बहुत मैसिव प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। क्यों? इसलिए सरकार के खिलाफ कि 2018 से जब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, 2020 तक जब ये याचिका दायर हुई और तब से लेकर के 2024 तक शेख हसीना की सरकार ने इस चीज को सुलझाने के लिए क्यों नहीं कोई लॉ ला करके रिजर्वेशन में रिफॉर्मेशन किया गया जो स्टूडेंट्स का मेन डिमांड था। इसका मतलब सरकार चाहती ही नहीं थी कि इस रिजर्वेशन के रिफॉर्मेशन में किसी भी तरीके की कोई भी एक्शंस लिए जाए। क्लियर है? इस बात से स्टूडेंट नाराज थे और इस नाराजगी के बाद जब हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन को वापस इंपोज कर दिया तो उनकी नाराजगी पीक लेवल पे चली गई। और इसलिए भी चली गई क्योंकि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया वो ये माना गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा कि ये हाईकोर्ट का फैसला नहीं है, वो शेख हसीना का ही फैसला है। क्योंकि पूरे बांग्लादेश में अगर एक पत्ता भी हिलता है, चाहे वो फैसला हाईकोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कमीशन का हो, सरकार का हो, किसी अधिकारी का हो, वो सब शेख हसीना के इशारों पे नाचती है। क्योंकि 20 सालों में शेख हसीना ने हर इंस्टीट्यूशन को एक डिक्टेटर की तरह हाईजैक कर लिया है, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन। 2024 में डिसकंटेंट का जो तीसरा कारण था वो था खुद शेख हसीना का इलेक्शन। क्योंकि 2024 की जनवरी में जब इलेक्शन बांग्लादेश के अंदर कराए गए तो शेख हसीना फुल मेजोरिटी से जीती। और वो क्यों नहीं जीतेगी? क्योंकि इलेक्शन में उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं था। सो शी इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन अलोन। ऐसा क्यों कंटेस्ट हो रहा था इलेक्शन जहां पे कोई और पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही थी? उसके 3 कारण है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे रूल्स में चेंज कर दिए शेख हसीना के कहने पर, ऐसा एलिजिट किया जाता है। उस रूल्स के तहत कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीसेट किया गया, नए रूल्स इंपोज किए गए और इलेक्शन के डेट्स को भी उनके अकॉर्डिंग ही सेट किया गया। सेकंड, जितना भी पॉलिटिकल लीडर थे अपोजिशन, 1000 से भी ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स को अलग अलग कानूनों के तहत अरेस्ट कर लिया गया जिससे वो इलेक्शन कंटेस्ट ना कर सके। इसलिए आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कहानी कुछ मिलती जुलती नजर आएगी। अब वो किस कंट्री से मिलती जुलती नजर आएगी वो आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। सो पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्शन से पहले अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया। इन सभी अरेस्ट और इलेक्शन कमीशन के इस तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस को लागू करने की वजह से सभी अपोजिशन पार्टी ने ये डिक्लेयर किया कि हम आपको इतना बेइज्जत करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है कि आप अकेला ही इलेक्शन लड़ो और हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें नहीं, जिससे पूरी दुनिया और आपका बांग्लादेश की जनता भी देखे कि आज जो इलेक्शन आप जीत रहे हो वो इलेक्शन एकदम पूरी तरह से एक तरफा है, जहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़ रही है। और ये बहुत अच्छा मूव था अपोजिशन पार्टी का और बहुत खराब मूव था शेख हसीना का। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही है तो अपने अहंकार को थोड़ा कम करना चाहिए था और इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था कि एटलीस्ट जो इलेक्शन फेयर नहीं है तो कम से कम फेयर जैसा दिखना तो चाहिए, वो भी नहीं कर रही थी। ये प्रोटेस्ट 5 जून का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया रिजर्वेशन को लेकर के कि रिजर्वेशन को फिर से लागू कर दिया गया, ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट, और कभी भी जो ट्रिगरिंग पॉइंट होती है वो कुछ भी हो सकता है जिसका इल्म किसी को भी नहीं होता है। इस प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए शेख हसीना गवर्नमेंट ने कुछ बहुत अजीबोगरीब हरकत भी करी। पहला, इन प्रोटेस्टर्स को डिक्लेयर कर दिया गया था रजाकार, कि ये जो प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये कौन है? रजाकार। रजाकार वर्ड आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हैदराबाद में सुनते हो और बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में 1971 में जो पाकिस्तान आर्मी के साथ जिन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी उनको कहा गया था रजाकार, यानी देशद्रोही, ट्रेटर। तो जब कभी कोई चुनी हुई सरकार अपने ही देश के किसी जनता को ट्रेटर, देशद्रोही, एंटी नेशनल इस तरीके के बड़े बड़े शब्दों को इंपोज करना शुरू कर देती है तो जनता के अंदर सरकार के प्रति
बहुत ज्यादा डिस्कंटेंट ऑलरेडी होता है। कभी भी अपने देश की कोई भी डिमांड्स हो, कोई भी प्रोटेस्ट है, जेन्युइन या नॉन जेन्युइन, अगर वो करी जा रही है तो आप अपने देश के ही लोगों को रजाकार या एंटी नेशनल या टेररिस्ट ऐसे शब्दों से डिनोट नहीं करना है, क्योंकि जनता बहुत बड़ी है और आप उसी जनता के दिए गए वोट से उस पद पर सुशोभित हैं। अब ये चीज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 8 का डेट डिक्लेयर किया था हियरिंग करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट की प्रोटेस्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस डेट को शिफ्ट कर दिया पहले जुलाई में, और वर्डिक्ट भी सुना दिया कि जितना भी रिजर्वेशन है सब खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ 9% का रिजर्वेशन बांग्लादेश के अंदर लागू होगा एथनिक माइनॉरिटीज को, ट्रांसजेंडर्स को, फिजिकली हैंडीकैप्ड को और वुमेन को। इसके अलावा किसी भी तरीके का रिजर्वेशन किसी भी पार्टी को नहीं दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया, मसला सॉल्व। जो स्टूडेंट का डिमांड था रिजर्वेशन पॉलिसीज में रिफॉर्मेशन आए, वो तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ दो कारण से। पहला, शेख हसीना के द्वारा जो इस प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए फोर्स का यूज किया गया, ब्रूटल फोर्स, जिसमें ऑफिशियली 200 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं और अनऑफिशियली 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। अनऑफिशियली क्यों? क्योंकि जुलाई के अंदर ही कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है सभी मीडिया और इंटरनेट सर्विसेज पे, इसलिए वहां की कोई भी ग्राउंड रिपोर्ट्स नहीं पहुंच रही है दुनिया के किसी भी कोने में। मगर जो वहां पे ग्राउंड में लोग हैं उनके अकॉर्डिंग 1000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। किसके द्वारा? बांग्लादेश आर्मी के द्वारा। पहली डिस्कंटेंट। दूसरा, अकाउंटेड हजारों लोगों को और अनअकाउंटेड लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है स्टूडेंट्स को इस प्रोटेस्ट के खिलाफ। दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम कि शेख हसीना ने जिस तरीके से इन स्टूडेंट्स को डिसरिस्पेक्ट किया उसके प्रति डिसकंटेंट है, और उनकी इस डिसकंटेंट का सीधा डिमांड है हमारी रिजर्वेशन की जो मांग है वो फुलफिल हो गई, ठीक है, लेकिन जो एट्रोसिटीज इस प्रोटेस्ट के दौरान क्रिएट करी गई, जिस तरीके की शब्द शेख हसीना के द्वारा रजाकार बोल करके यूज किया गया, इसके लिए शेख हसीना को अपने पद से रिजाइन करना होगा और उन सभी ऑफिसर्स और मिनिस्टर को अपने पद से रिजाइन करना होगा जो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ ब्रूटल फोर्स का यूज कर रहे थे। ये उनकी अब डिमांड है। इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए शेख हसीना को अंततः रिजाइन करना पड़ा, जिसमें मिलिट्री का भी रोल है, क्योंकि मिलिट्री वहां पे एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही है। दिस क्राइसिस बिलोंग्स टू ऑल दिस इश्यूज इन वन गो। आई बात समझ?